अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप आयर के न्यूज़ देख रहे हैं। आयर के स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपनी वीलॉग के आगाज में इमरान खान के हवाले से बात करते हुए कहा कि अवाम के पैसे से इमरान खान के हामियों का तोड़। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन से मुंसलिक थिंक टैंक ने सालाना 40 करोड़ रुपए में अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर ली। मेजर जनरल रिटायर रजा मोहम्मद की सदारत में चलने वाले थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में टीम ईगल कंसल्टेंट नामी फर्म की खिदमात हासिल की हैं। रोजनामा डॉन का यह कहना है कि ऐसा मालूम होता है थिंक टैंक की जानिब से लॉबिंग फर्म की खिदमात अमेरिका में इमरान खान की रिहाई की कोशिश करने वाले इनके हामियों का मुकाबला करने के लिए हासिल की गई हैं। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिया लोधी ने थिंक टैंक की जानिब से लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करने पर संगीन सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि हुकूमती फंड से चलने वाला थिंक टैंक किसी लॉबिंग फर्म से कैसे मुआहदा कर सकता है। अवाम का पैसा अमरीकी लॉबिंग फर्म को दिया जाएगा तो इस पर सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है। इसकी वजाहत मांगी जानी चाहिए। कौम का पैसा लुटा रहे हैं जनाब कि अब इमरान खान की मुखालफत में लुटा दो पैसा, जाके अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करो, वहाँ पे पैसा खिलाओ लोगों को और उन्हें कहो जी आप इमरान खान के खिलाफ रहें। ऐसी ही लॉबिंग फर्म इमरान खान साहब के दौर में हायर की गई थी। जनरल बाजवा पे इसका इल्ज़ाम था और ये कहा गया था कि हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर उन्होंने कार्रवाई डाली और फिर इमरान खान साहब को अमेरिका में बदनाम किया गया। फिर आपने रजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन भी देखा था। नाज़रीन, इसके बाद इमरान रियाज ने नई चीफ जस्टिस के हवाले से बात करते हुए कहा कि फजलुर रहमान साहब अपने मुंह से खुद एक मरतबा नहीं, उनकी जमात बार बार ये कह रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाएंगे। ये वादा हुकूमत ने बार बार किया था, लेकिन आईनी तरमीम पास होने के बाद हुकूमत अपने वादे से मुकर गई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को छोड़कर तीसरे नंबर के जज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया है। मंसूर अली शाह साहब के मामले में हुआ क्या, मैंने आपको पहले भी एक खबर दी थी, मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो कुर्सी है ना, वो सिर्फ एक मुलाकात की दूरी पे थी। मैं आपको फिर बता देता हूं कि जिद सिर्फ इतनी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक मुलाकात कर लें। अगर वो एक मुलाकात कर लेते और उसके अंदर कुछ बातें सुन लेते और कुछ बातें कह देते तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। एक तरफ कादी फायद ईसा हैं जिन्होंने इस सीट पे बैठने के लिए हर गंदा काम किया, जिन्होंने एक्सटेंशन हासिल करने के लिए पूरे निज़ाम को दाव पे लगा दिया, अपनी इज्जत को दाव पे लगा दिया, पूरी अदलिया को दाव पे लगा दिया। एक तरफ कादी फायद ईसा हैं जो बहुत ही कंप्रोमाइज किस्म के जज थे, एक तरफ मंसूर अली शाह साहब हैं जिन्होंने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया और एक मुलाकात नहीं की। एक मुलाकात करते तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब जो हुकूमत है उसकी एक ख्वाहिश थी, हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि जब जस्टिस याह्या अफरीदी हलफ उठा लें तो फौरी तौर पे जो दो सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये रिज़ाइन कर दें। हुकूमत का ये भी अंदाज़ा था कि 2-4 ऊपर से रिज़ाइन, 2 ऊपर से आ जाएंगे, 2 नीचे से आ जाएंगे, तो 4 एक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकल जाएंगे। छोटी मोटी बेइज्जती हमारी होगी, लेकिन अपनी मर्जी के बंदों को लाकर सुप्रीम कोर्ट में जज हम लगा देंगे। इस तरह पूरी सुप्रीम कोर्ट पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जजेस ने यहाँ हिम्मत से काम लिया। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को भी इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, मैं पहले कह चुका हूँ कई दफ़ा। तो जजेस ने हिम्मत से काम लिया, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि वो डट कर खड़े रहे। और अब रोला ये डाला हुआ है कि जनाब सीनियरिटी का मामला पेश आ गया है, यानी अगर याह्या अफरीदी तीसरे नंबर के जज थे और वो सीनियर है तो उनके बाद चौथा, पांचवा, छठा सीनियर ऐसे करके आना चाहिए। तो ये बात अजीबोगरीबी बात कर रहे हैं वो, यानी 2 जजेस जो सुपरसीड हो गए हैं या वो सीनियर होने के बावजूद आपने उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया, तो जो तीसरे नंबर वाला है तो अब उसके बाद जूनियर जो है उनके बाद चौथा, पांचवा, छठा ऐसे आएगा। भाई वो जो पहले और दूसरे नंबर पे हैं वो तो चीफ जस्टिस बन के ऊपर चले गए ना। जब वो ऊपर चले गए पहले नंबर पे तो फिर जो पहले वाला है वो दूसरे पे है, दूसरे वाला है वो तीसरे पे है। यही ऑर्डर बनना चाहिए।
मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इमरान रियाज ने कहा कि जस्टिस आलिया नीलम के केस में पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और किसी भी जमात ने कोई इतराज नहीं उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में इनको इतराज सिर्फ इसलिए है क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को हुकूमत पसंद नहीं करती है। अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी अक्सरियत कायम करने के लिए ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में भर्तियां शुरू कर दी हैं ताकि अपने मन पसंदीदा जजेस को अकलियत से निकालकर अक्सरियत में बदल दिया जाए। हुकूमत नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें किसी भी किस्म का टफ टाइम दिया जाए या उन्हें किसी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, लिहाजा वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और अक्सरियत हुकूमत पसंद जजेस की लाई जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में मशहूर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने एक अहम दावा भी किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा जी याहिया अफरीदी साहब की अपनी कोई ऐसी सोच नहीं है या उनकी अपनी कोई सिमत नहीं है कि वो इधर खड़े हैं या इधर खड़े हैं। वो देखेंगे अक्सरियती जज जिस तरफ जाएंगे, जिस तरफ इंसाफ का पलड़ा झुकेगा, वो उस तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे में हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा जजेस को या ज़्यादा हमायती जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाए। तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जजेस को अपॉइंट किया जाए, लेकिन काजी फ़ायद ईसा साहब को वापस लाने की भी बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो काजी साहब वापस अब आ नहीं सकते। एक और आईनी तरमीम करेंगे तो आईनी बेंच बनेगा। आईनी तरमीम अगर करेंगे तो आईनी अदालत बनेगी ना। फिर अगर आईनी अदालत बनती है तो उसमें एक शिक रखी जाए कि जनाब हम रिटायर्ड जज को भी ला सकते हैं, तो फिर काजी साहब को ले आए, वरना नहीं ला सकते। लेकिन कुछ और आईनी ओहदों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि काजी साहब जैसा बंदा डिलीवर करने वाला वो मिल नहीं सकता इस निज़ाम को, जिसने पूरा का पूरा बोझ अपने कांधों पर उठाया और जिसने इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में हर चीज़ को तहबाला कर दिया। तो काजी साहब जैसा बंदा दोबारा इस निज़ाम को नहीं मिलेगा। तो काजी साहब को ला के लगाया कहाँ जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि जनवरी में मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाते हैं तो उनकी जगह पे काजी फ़ायद ईसा साहब को भी ट्राई किया जाएगा कि उनको लाकर यहाँ पे लगाया जाए। लेकिन वो पाकिस्तान में किसी भी एक सियासी जमात के लिए काजी साहब किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होंगे। ये जनाब पूरा पाकिस्तान इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब एक और बात है जो सिद्दीक जान साहब ने की है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात जुड़ी है 9 मई के साथ। 9 मई के जो मुकदमात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। 9 मई का नाम लेकर इस जमात को जो है वो क्रश किया गया है, इसकी क़यादत को अभी तक जेलों में रखा गया है और लोगों को इंसाफ मिल नहीं रहा। तो दो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हैं। एक जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, मैंने आपको बताया था कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही जो दहशतगर्दी अदालतों के जज हैं उस हवाले से भी एक इजलास तलब किया है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, 9 मई के हवाले से सिद्दीक जान साहब ने दावा किया कि मुमकिन है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए लग जाए, कि 9 मई को जो कुछ हुआ और जो मामलात हुए उस पर कोई जुडिशल इंक्वायरी या कोई और चीज़, मुमकिन है ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएं। मुझे लगता नहीं है, लेकिन सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। उन्होंने बहुत सारी खबरें माजी में ऐसी दी हैं जो बाद में दुरुस्त साबित हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि माजी में काजी फ़ायद ईसा साहब ने फरमाया था कि जब हमारे पास दहशतगर्दी अदालत के जजेज़ हैं तो फिर हमें फ़ौजी अदालतों की क्या ज़रूरत है। और ये उस वक्त कहा था जब असल में दहशतगर्द पकड़े गए थे जिन्होंने APS का सानिया किया था, बच्चों को शहीद किया था। तो ये तो एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो यहाँ पे तो जो है वो दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। तो दहशतगर्दी की अदालतों में ही दहशतगर्दी के मुकदमात सुने जाने चाहिए और फ़ौजी अदालतों का केस भी पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर ये फ़ौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगता है, साथ में जो 9 मई के केसेस हैं वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो दहशतगर्दी के जजेस के हवाले से एक इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो इन चीज़ों को आप जोड़ कर देखें तो शायद ये ऊँट अब किसी करवट बैठ जाए। हो सकता है कि ये जो एक लंबा मसला चल रहा है 9 मई का, वो किसी सिमत लग जाए या ये बोझ जो है वो अब उतरे पाकिस्तान के ऊपर से। तो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आने वाला है। मुमकिन है कि अब ये केसेस दहशतगर्दी की अदालत में चले, या देखें ना अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स का, 84 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 84 लोग मुबैना तौर पे जो फ़ौजी हिरासत में हैं और इनको तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। इनके घर वाले बहुत परेशान हैं और ये हर जगह पे एहतजाज भी करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, टेलीफोन कॉल्स भी करते हैं
तो वो सब लोग ये कहते थे कि कादी फायद ईसा जाएगा तो शायद हमें इंसाफ मिल जाए। तो अब मुमकिन है कि कादी फायद ईसा साहब तो चले गए हैं, शायद इंसाफ का सिलसिला शुरू हो जाए। अब नाज़रीन, नए चीफ जस्टिस के इक़दामात ही ये साबित कर सकेंगे कि क्या वो इंसाफ करेंगे या काजी फायद ईसा की तरह सहूलतकारी करते जाएंगे। या आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।